गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नया टॉपिक करेंगे मोमेंट्स। ये मोमेंट्स को समझेंगे। मोमेंट्स का होता है, इसको हम कपल भी बोलते हैं। और फिर एक वेरिगेंस लॉ करेंगे, जो मेथड ऑफ मोमेंट्स का ये वेरिगेंस लॉ होता है, और इसको हम यूज़ करते हैं रिजल्टेंट की पोजीशन निकालने के लिए। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मोमेंट क्या होता है? मोमेंट इट इज़ अ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। ठीक है, किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो उसकी वजह से जो उस बॉडी के ऊपर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं मोमेंट। और मोमेंट निकाला क्या जाता है? जैसे सपोज कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई बीम है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रही है पी। ठीक है, तो इस पी की वजह से इस बॉडी के ऊपर एक मोमेंट लग रही है। ठीक है, और उस मोमेंट को कैसे निकालेंगे? मोमेंट हर एक पॉइंट पर होती है। सपोज इस पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर आपको मोमेंट निकालनी है, तो मोमेंट एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू दिस फोर्स पी। तो मोमेंट एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू दिस फोर्स पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा यहाँ से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एल है। दैट विल बी इक्वल टू पी इंटू एल। तो ये होगी मोमेंट एट पॉइंट ए। द मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबाउट विच द मोमेंट इज रिक्वायर्ड। है, जिस लाइन ऑफ एक्शन, उस लाइन ऑफ एक्शन जो मूवमेंट का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा। ठीक, तो मैथमेटिकली मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, आगे चलते हैं। यूनिट्स ऑफ मूवमेंट क्या होंगी? मूवमेंट क्या है हमारे पास? फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती है? मीटर में लिखते हैं हम। ठीक है, तो फिर ये बन जाएगी न्यूटन मीटर। यूनिट्स ऑफ मूवमेंट इज न्यूटन मीटर। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आप करते हो, यूनिट्स लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखते हैं, कितनी तरह की मूवमेंट होती हैं। तो दो तरह की बेसिकली मूवमेंट होती हैं। एक होती है क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज करो इसके अंदर इस पॉइंट ओ पर एक कोई टॉपर है, तो ये फोर्सेज जो इस पर लग रही है, फोर्सेज इस प्लैंक के ऊपर तीन फोर्सेज लग रही है। प्लैंक इन फोर्सेज की वजह से कैसे रोटेट कर सकता है? ऐसे रोटेट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इनको बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये फोर्सेज लग रही हैं। ठीक है, इन फोर्सेस की वजह से ये प्लैंक, जो सेकंड प्लैंक है, ये कैसे रोटेट करेगा? ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये कैसी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। चाहे एक फोर्स हो चाहे तीनों फोर्स हो, सभी फोर्सेस की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रही है। ठीक है, तो ये आपको हर एक क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि मूवमेंट्स कैसी लग रही है, क्लॉकवाइज लग रही है कि एंटी क्लॉकवाइज लग रही है। ठीक है? और अगर कोई बॉडी स्टैटिक में है तो मतलब उसकी उस पॉइंट पर द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट इज जीरो। उसके ऊपर अगर किसी बॉडी के किसी पॉइंट, कोई स्टैटिक बॉडी है, कोई इक्विलिब्रियम में बॉडी है, और तो मतलब उसका मूवमेंट जीरो है। मूवमेंट जीरो है मतलब उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट जो लग रहे थे उन दोनों का सम इज इक्वल टू जीरो। तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा एक बॉडी में कितनी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रही है, कितनी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रही है, और उन दोनों को इक्वेट कर दो अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर आपको क्या दे रखा है? A uniform plank ABC is given. The weight of the plank is 30 Newton and 2 meter long is supported at one end by A and another end B at 1.4 मीटर। ठीक है, A से B तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है 1.4 मीटर्स। ठीक है, 30 न्यूटन वेट का लगेगा, बिल्कुल सेंटर में लगेगा। 2 मीटर लंबा प्लैंक है, 2 मीटर के सेंटर में, मतलब 1 मीटर दूर एक 30 न्यूटन का वेट लग रहा है। फाइंड द मैक्सिमम वेट W दैट कैन बी प्लेस्ड एट C। इस C पॉइंट पे W का वेट रखना है। फाइंड द मैक्सिमम वेट सो दैट द प्लैंक डज नॉट टॉपल। प्लैंक टॉपल ना करे, मतलब प्लैंक यहाँ से ना पलटे। इस बी पॉइंट को लेके चलते हैं। बी पॉइंट पे अगर टॉपल नहीं करा तो मतलब इस W की वजह से इस बी पॉइंट पे कैसी मूवमेंट लग रही है? देखो बी के W क्या कर रहा है? इसको इस तरह रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये वेट, इसका जो वेट 30 न्यूटन फोर्स लग रही है, ये क्या कर रहा है? ये दो फोर्सेस हैं, एक डब्ल्यू और ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रही है। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। प्लैंक तब तक टॉपल नहीं करेगा जब तक बी के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। जैसे ही आपकी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई, ठीक है, उसके तब ये प्लैंक यहाँ से टॉपल कर जाएगा। तो आपको निकालना है फाइंड द मैक्सिमम वेट। मैक्सिमम वेट क्या होगा? मैक्सिमम वेट वो वेट होगा जिस वेट पे क्लॉकवाइज मूवमेंट इज जस्ट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मूवमेंट ड्यू टू डब्ल्यू इज जस्ट इक्वल टू मूवमेंट ड्यू टू 30 न्यूटन। ठीक है, तो टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी,
30 न्यूटन की वजह से क्या मोमेंट होगी बी पे, तो पहले देखते हैं डब्ल्यू की वजह से क्या, डब्ल्यू कितना दूर है बी से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.6, डब्ल्यू इंटू 0.6 विल बी इक्वल टू 30 कितना दूर है 1.4 माइनस 1, 30 इंटू 0.4, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन एक मैक्सिमम वेट होगा, जिसके बाद जैसे आप 21 न्यूटन या 20.1 करोगे तो ये टॉपल करना शुरू कर देगा, तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज की मूवमेंट ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये टॉपल करना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो मूवमेंट में हमेशा ध्यान रखना इक्विलिब्रियम कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े आ सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म व्हील ऑफ 600 mm डायमीटर दे रखा है आपको, व्हील weighing 5 किलो न्यूटन रेस्ट ऑन अ रिजिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक 150 mm हाइट, 150 mm हाइट दे रखी है इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की। फाइंड द लीस्ट पुल थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील, ठीक है। सेंटर ऑफ द व्हील से हमें एक पुल लगाने पी, इस पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच इज रिक्वायर्ड जस्ट टू टर्न द व्हील ओवर द कॉर्नर ए कॉर्नर के ऊपर जस्ट ये व्हील टर्न हो जाए, मतलब टॉपल हो जाए यहाँ से एकदम से, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है पी कितनी होगी, ऑल्सो फाइंड द रिएक्शन, ये सेकंड केस हो जाएगा, मतलब फर्स्ट केस निकालते हैं, ये जो आपका है फाइंड द लीस्ट पुल पी, ठीक है। पहले ज्योमेट्री को थोड़ा आसान कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर और कोई वेट दे रखा है आपको, एक दे रखा है वेट ऑफ द बॉडी, एक डब्ल्यू वेट नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज इक्वल टू 5000 न्यूटन, ये 5 किलो न्यूटन, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ द फिगर से पुल निकालना है ताकि इस पॉइंट से टॉपल हो जाए, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। ये लेंथ आपको 150 गिवन है, ओ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी बन जाएगी, रेडियस ऑफ दिस व्हील जो कि ये 300, 300 माइनस 150, तो अगर मैं इस पॉइंट को बी ले लूँ तो ये ओ ए बी पॉइंट यही मेन ट्राइंगल चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, देखो ये ओ ए बी, तो ओ से लेके बी तक की लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी है 300 में से 150 माइनस किया तो 150 आ जाएगी आप। ओ से एक पुल लग रहा है ये पी, बिल्कुल 90 डिग्री पे लग रहा है पी पुल, ठीक है। और ओ से एक नीचे की तरफ कितना वेट आ रहा है आपके पास, 5 किलो न्यूटन का वेट नीचे आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह के डायग्राम को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा डायग्राम देखो, दिखने में सिंपल लग रहा है, और क्योंकि ये पुल जब इसके ऊपर लगेगा तो ये बॉडी कुछ ना कुछ वेट लगाएगी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इस पे एक ऑपोजिट रिएक्शन भी लगेगा जिसको मैं आर फोर्स से नोट करूंगा, ठीक है। तो तीन फोर्सेज लग रही हैं, एक पी फोर्स पुल, एक इसका अपना वेट 30 न्यूटन, एक रिएक्शन फोर्स आर, ठीक है। और ये ओ ए बी ट्राइंगल है जिसमें एंगल बीच में एक एंगल थीटा है, ठीक है। अब जब ये जस्ट व्हील इसके ऊपर आने की कोशिश करेगा, मतलब ए पॉइंट के ऊपर मोमेंट बढ़ गई है, ठीक है। ए पॉइंट के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। पी फोर्स देखो ए पे कैसी फोर्स लगाएगी, अगर मैं इसको ओ ए को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लूँ तो पी फोर्स इस तरफ डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा रही है, तो 5 किलो न्यूटन की फोर्स कैसे लगा रही है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब ये फोर्स बढ़ जाएगी तभी तो टॉपल करेगा वो, और रिएक्शन की मूवमेंट कैसी होगी, हमेशा याद रखना जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से निकलेगा उस पॉइंट पे उसकी मूवमेंट जीरो होती है, ठीक है। तो ये आर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन है इसका ओ ए के अलोंग, ठीक है। तो ओ ए के अलोंग आर फोर्स की मूवमेंट जीरो है, तो ए पॉइंट पे आर फोर्स की मूवमेंट जीरो है क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन यही है इस फोर्स का, ठीक। तो ए पॉइंट पे मूवमेंट देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी इंटू ओ ए जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, विल बी इक्वल टू डब्ल्यू वेट इंटू ए बी, देखो वेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका ए बी, ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए ओ बी ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस विल बी इक्वल टू 300 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर अंडर रूट, वहाँ से ए बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 260 mm, ठीक है। यहाँ पे बस पुट कर दो 260 mm, डायरेक्टली आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू पता है, ओ ए की वैल्यू भी पता है, आपके पास पी की वैल्यू आ गई है 4.33 किलो न्यूटन, ठीक है। तो मेथड ऑफ देखो मोमेंट, मोमेंट को यूज करके आपने अननोन फोर्स पी को निकाला है, ये भी एक तरीका है अननोन फोर्स निकालने का मोमेंट, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस ये डायग्राम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते रहो, जो जो चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट केस सॉल्व हो गया, लीस्ट पुल आ गया हमारे पास 4.33 किलो न्यूटन। ऑल्सो फाइंड द रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, रिएक्शन देखते हैं अब इस ब्लॉक पे, आर रिएक्शन निकालनी है, ठीक है। रिएक्शन निकालने के लिए आप मोमेंट्स मोमेंट्स छोड़ो, इसके अंदर आप मेथड ऑफ रेजोल्यूशन से देखो करेंगे, ठीक है।
मेथड ऑफ रेजोल्यूशन से पहले आर को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। जो थीटा ऊपर की तरफ लग रहा था, यहाँ पे भी एक थीटा ये भी लग रहा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये थीटा कैसे निकालोगे, आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, साइन थीटा से, है ना। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, याद नहीं है। साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इज इक्वल टू बेस बाई एच, टैन इज इक्वल टू पी बाई बी। या सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, सम पीपल हैव साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 150/30, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 150/30, जो कि आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा आ गया तो आर को आप रिजॉल्व कर लो, ये आपका बन जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। जिसको मेथड ऑफ रेजोल्यूशन नहीं आता, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है मेथड ऑफ रेजोल्यूशन की, उस वाली वीडियो को चेक कर लेना, ऊपर लिंक आ रहा होगा। और ये आपका बन जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह पी को रिजॉल्व करेंगे, पी का एंगल कितना होगा, अगर मैं इसको बेस लेके चलूँ, इसको आगे तक बढ़ाऊँ सीधा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। देखो ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये 60 होगा, ये 90 होगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब पी को भी रिजॉल्व कर लो, पी का ये कंपोनेंट क्या बनेगा, पी साइन 30, और एंगल के अलोंग हमेशा आपका कॉस कंपोनेंट था पी कॉस 30, ठीक है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी को भी इक्वेट करो, आर की वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर मैं वर्टिकल इक्वेट करूंगा तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू पी, थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर लो। आर कॉस थीटा की डायरेक्शन इस तरफ है, पी साइन 30 की डायरेक्शन इस तरफ है। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू पी साइन 30 लगा दो सीधा, पी की वैल्यू पता है आपको 4.33 निकाली है अभी आपने। आर इज इक्वल टू पी साइन 30 बाई अपन कॉस थीटा, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.5 किलो न्यूटन। ठीक, सिंपल है, ठीक है। मेथड ऑफ रेजोल्यूशन लगाया, मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। जिसको नहीं आता पिछली वीडियो चेक कर लो, मेथड ऑफ रेजोल्यूशन की मैंने एक वीडियो बना रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, मेथड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो आर की वैल्यू भी आपके पास आ गई, ठीक। आगे चलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंट। मोमेंट का एक लॉ होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज कॉल्ड वेरिगन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मोमेंट क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो वेरिगन्स प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, द algebraic sum of the moment of all the forces about any point is equal to the moment। इतना तो पढ़ के वैसे ही कंफ्यूज है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इसके ऊपर सपोज ये एक फोर्स लग रही थी ए, ये एक फोर्स लग रही थी बी, ये एक फोर्स लग रही थी सी, इसी तरह से नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। और ये कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट है पी, इफ द नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, तो ये ए बी सी हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस जो इस बॉडी के ऊपर लग रही है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, तो इनका एल्जेब्रिक सम अबाउट एनी पॉइंट टी, सपोज कर लेते हैं एल्जेब्रिक सम हो जाएगा एम ए मोमेंट ऑफ ए एट पॉइंट बी प्लस मोमेंट ऑफ बी पॉइंट बी प्लस एम सी will be equal to is equal to the moment of the resultant about any point। अब इसमें सपोज कर लेते हैं कि इन फोर्सेस, अगर तीन फोर्सेस लग रही हैं तो मतलब कुछ ना कुछ रिजल्टेंट भी लग रहा होगा। सपोज करो इसका रिजल्टेंट यहाँ आर लग रहा है, ठीक है, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। तो इंडिविजुअल फोर्सेस की मूवमेंट का जो अलजेब्रिक सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट पी। ये आपका वेरिगन्स लॉ है, ठीक है, जो हम आगे यूज करेंगे एप्लीकेशन, मोमेंट की एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक है। तो if number of coplanar forces are acting simultaneously on the particle, the algebraic sum of all the forces, individual forces at any point is equal to the moment of the resultant force about the same point। तो mr about the same point, तो p point पे जो moment इन तीनों forces की वजह से होगी that will be equal to the moment जो इस resultant की वजह से होगी, ठीक। तो दिस इज वेरिगन प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आगे हम क्वेश्चन में यूज कब करते हैं, इसकी वजह से हम अननोन रिजल्टेंट की पोजीशन निकालते हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट,
ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, वैरीगन्स लॉ। ठीक है, जिसको थोड़ा समझ नहीं आया 2 मिनट पीछे बैक करके वीडियो को दोबारा देख लो, वैरीगन्स लॉ क्या होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं किसका, और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो फाइंड द रिजल्टेंट डायरेक्शन एंड द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। देखो पोजीशन आ गया ना इसके अंदर, मतलब वैरीगन्स लॉ लगेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन के लिए हम मेथड ऑफ रेजोल्यूशन करेंगे। ठीक है, जिसको नहीं आता मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, मेरी पिछली वीडियोस देख लेना। ठीक, मेथड ऑफ रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सारी हॉरिजॉन्टल फोर्स और रिजल्टेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ से रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, ये 500 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, 500 cos 30। ठीक है, 1000 का क्या बनेगा, 1000 cos, देखो डायरेक्शन यही रहेगी, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, 1000 cos 45। ठीक है, और 1500 का बनेगा 1500 cos 60। और इसका तो होगा ही नहीं, 1000 cos 90 लिख सकते हैं, वरना जीरो कर दो। ठीक है, इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। तो रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टल 1000 cos 90 की वैल्यू जीरो ही होती है। ठीक है, प्लस 1500 cos 60 प्लस 1000 cos 45 ये वाला, प्लस 500 cos 30। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल समेशन का हॉरिजॉन्टल आ गया 180 न्यूटन, 1890 न्यूटन। ठीक है, अब इसी तरह मैं वर्टिकल लेता हूँ। इस 500 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, sin 30, 500 sin 30। ये क्या बनेगा, ये रहा वर्टिकल कंपोनेंट 1000 sin 45। ये क्या बनेगा 1500 sin 60। और ये 1000 एज इट इज कंपेयर करेंगे, 1000 sin 90 लो, sin 90 की वैल्यू 1 ही होती है। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, sin 90 प्लस 50 sin 60, 1000 sin 45 प्लस 15। ठीक, वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू कितना आ गया 3256। अब रिजल्टेंट इन दोनों वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, जो कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, पुट किया डायरेक्टली। ठीक है, आपके पास वैल्यू होगी 3765 न्यूटन। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, 3765 न्यूटन। तो फर्स्ट वाला पार्ट रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो वर्टिकल की वैल्यू कितनी है 3256, हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी है 1890, दोनों को डिवाइड करेंगे 1.72। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ दिस, जो कि आएगा 59.8। वर्टिकल भी पॉजिटिव है, हॉरिजॉन्टल भी पॉजिटिव है, तो 0 से 90 के बीच में ही आना था। दिस इज राइट। जिस चीज़ को ये चीज़ नहीं समझ आई कि 0 से 90 के बीच में क्यों आएगा, मेरी पिछली वीडियो मेथड ऑफ रेजोल्यूशन वाली वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने अच्छे से समझाया हुआ इस चीज़ को। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो फालतू में लंबी हो जाएगी। ठीक, तो आपके पास एंगल भी आ गया। अब आ गया नेक्स्ट आपका पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट निकालना। हम सपोज कर लेते हैं रिजल्टेंट यहाँ कहीं लग रहा है, यहाँ कहीं रिजल्टेंट आर लग रहा है। लेट दिस बी डिस्टेंस एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये एक्स डिस्टेंस है, हमें एक्स डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और रिजल्टेंट भी किसी एंगल पे, कितने एंगल पे लग रहा है, तो रिजल्टेंट का थीटा एंगल है आपका 59.8 डिग्री, 59.8 डिग्री पे लग रहा है। और रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है 3256, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, अब मेथड ऑफ वेरिएंस लगेंगे। मेथड ऑफ वेरिएंस क्या कहता है, इस रिजल्टेंट का जो मोमेंट होगा अलोंग दिस पॉइंट कितना होगा 3256 इंटू एक्स, यही होगा मोमेंट, एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है। इस रिजल्टेंट का जो वर्टिकल मोमेंट का रिजल्ट मोमेंट होगा जो पॉइंट पी पे, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस का जो मोमेंट होगा। फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट का मोमेंट ही लेना है सर। ठीक, देखो पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट के लिए 3256 इंटू एक्स, रिजल्टेंट के वर्टिकल कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1000 इंटू जीरो। फर्स्ट फोर्स जीरो दूर है डिस्टेंस पे, सेकेंड फोर्स 1500 इंटू 0.86 कहाँ से आया साइन ऑफ 60। इसका वर्टिकल कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आ जाएंगे ना, तो उसका मोमेंट जीरो हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट 1500 इंटू ये है आपका साइन 60 इंटू 4 प्लस 1000 इंटू 0.7 कहाँ से आया साइन 45। ठीक है, साइन
45 प्लस 500 इंटू साइन 30, तो ये होगा साइन 30। इन सब का सम विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट का मोमेंट। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी 4.25 मीटर। ये मेथड यूज करते हैं, मेथड ऑफ वेरिगन्स लॉ, सॉरी ये है आपका, या फिर मेथड ऑफ मोमेंट भी बोल देते हैं इसको। वेरिगन्स लॉ लगाया, वेरिगन्स लॉ क्यों लगाया है? पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट को निकालने के लिए। ठीक, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन ही मैंने अभी बनाया है। ठीक, 3 फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है, इसमें भी आपको वही चीज़ें निकालनी है कि रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, एंगल कितना है, और पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट निकालना है। ठीक, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला वही होता है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एच स्क्वेयर प्लस समेशन वी स्क्वेयर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का सम निकालेंगे, सभी फोर्सेस 120 डिग्री बेस सेम लेके चलना। ठीक है, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल विल बी इक्वल टू 30 इंटू साइन ऑफ 120 प्लस 20 इंटू साइन ऑफ 60, और इसका तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ही नहीं। दिस इज इक्वल टू, अगर आप सॉल्व करोगे तो -5 आएगा, साइन 120 डिग्री देखना, ये -15 आएगा, प्लस 10 आएगा, तो ये -5 आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल की वैल्यू है। ठीक है, अब वर्टिकल कंपोनेंट ऐड करते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट फर्स्ट वाली फोर्स का तो वर्टिकल कंपोनेंट 10 है, सेकंड फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 20 साइन 60 प्लस इस फोर्स का कितना हो जाएगा? 30 साइन 120, सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ साइन की जगह ये कॉस आएगा, कॉस ऑफ 120, और ये आएगा कॉस, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, वर्टिकल में साइन आएगा। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा? 10 प्लस 20 साइन 60 इज इक्वल टू 17.3 प्लस 30 साइन 120 इज इक्वल टू 26 पॉइंट समथिंग आएगा। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो बन जाएगा 53.2। तो रिजल्टेंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, इसको मैं जब ऐड करूंगा तो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 53.2 का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 53.5। तो ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब मैं निकालूंगा डायरेक्शन। डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू समेशन v बाय समेशन h। समेशन v की वैल्यू कितनी है? 53.2 अपॉन 5, माइनस में है, माइनस साइन बाद में ध्यान देंगे। देखें तो डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 10.64। tan इनवर्स ऑफ दिस करोगे तो थीटा विल बी इक्वल टू 84.6 डिग्री। ठीक है, ये प्लस में है, 0 से 180 के बीच में आना चाहिए था, ये माइनस में है, ये आना चाहिए 90 से 270 डिग्री के बीच में, क्योंकि दिस इज इन माइनस। जिसको समझ नहीं आ रहा, मेरी पिछली वीडियो मेथड ऑफ रेजोल्यूशन वाली चेक करो, उससे क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, तो ये प्लस में है, 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, ठीक है, जो कि आ रहा है, बट ये 90 से 270 के बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थीटा को 180 में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 84.6, थीटा की वैल्यू अगर आपके पास आ जाएगी 95.3 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज योर एंगल, रिजल्टेंट का एंगल आ गया। ठीक है, अब पोजीशन निकालनी है। पोजीशन निकालने के लिए वही करेंगे, हम वेरिगन्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ कहीं रिजल्टेंट लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 95.3, तो सॉरी ऑपोजिट एंगल लग जाएगा। ठीक है, जब 95.3 का एंगल लग रहा है तो रिजल्टेंट ऑपोजिट आएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब इस पॉइंट पे कहीं रिजल्टेंट लग रहा है जो इस तरह से एंगल लग रहा है, 5.3 डिग्री रिजल्टेंट एट एन एंगल ऑफ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ए। वेरिगन्स लॉ लगाएंगे। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? वर्टिकल कंपोनेंट 53.5, 53.2, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट ये है 3.2 इंटू एक्स, एक्स जो इसका डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 2, तो ये 10 इंटू 2 प्लस सेकेंड फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? 20, वर्टिकल कंपोनेंट है साइन 60
इंटू डिस्टेंस कितना है 1.5 प्लस 2, 2 प्लस 1.5, यहाँ तक का देखो सेकंड फोर्स का डिस्टेंस, तो 3.5 प्लस 30 साइन ऑफ 120 डिग्री इंटू इसका डिस्टेंस कितना है ए से 3 प्लस 1.5 प्लस 2 6.5। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 4.7 मीटर्स। ये आ गया पोजीशन, दिस इज योर पोजीशन, दिस इज डायरेक्शन एंड दिस इज योर रिजल्टेंट। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है मोमेंट्स वाला। ठीक है, इन दो क्वेश्चन से आपको मोमेंट्स आ जाना चाहिए। मोमेंट्स और रेजोल्यूशंस रिजॉल्व करना आना चाहिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ये बेसिक है, आगे सब जगह यूज होगा ये। ठीक, तो इन वीडियोस को बार बार देख लो, एक दो बार, क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस खुद बनाओ और सॉल्व करके देखो। ठीक, योर स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।